शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ में पहली न्यूज़ देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश के शेषाचलम फॉरेस्ट से। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पॉट बेलिड ईगल आउल स्पॉटेड किया गया है आंध्र प्रदेश के शेषाचलम फॉरेस्ट में। ठीक है, और ये जो घटना हुई है ये पहली बार हमको देखने को मिला है। इस उल्लू का नाम रखा गया है स्पॉट बेलिड ईगल आउल। ठीक है, अब इसका जो पेट है वो आप देखते हैं कैसा है, स्पॉटेड बेलिड वाला है, जैसे कि ईगल में हम देखते हैं। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है बेलिड, बेलिड का मतलब होता है पेट, और स्पॉट का मतलब जैसे हम कहीं पर स्पॉट देखते हैं ना, छोटे मोटे जो चिन्ह बने रहते हैं। वाइल्ड लाइफ की टीम ने रिसेंटली स्टम्बल्ड किया है मतलब उनको कोई चीज़ दिखाई दी है अपॉन ए स्पॉट बेलिड ईगल आउल, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बूबो नेपाली नेसिस कहा जाता है। इसको पहली बार स्पॉट किया गया है शेषाचलम फॉरेस्ट में, और ये जो शेषाचलम फॉरेस्ट है पहली बार देखा गया है। और वहीं यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो थर्ड टाइम इसको हमने देखे हैं आंध्र प्रदेश में। ये जो बर्ड है इसका जो हैबिटाट है, हैबिटाट का मतलब होता है आवास स्थल, जहाँ पर वो लोग रहते हैं। फाउंड ऑन लार्ज ट्रीज इन थिक फॉरेस्ट, जहाँ पर घने जंगल हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज हैं वहाँ पर हमको ये देखने को मिलते हैं। पूरे के पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ये फैले हुए हैं। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप। लेकिन इट वॉज साइटेड ओनली ट्वाइस इन द स्टेट अर्लियर, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह बताई जाती है इसको देखा गया था मात्र 2 बार ही आंध्र प्रदेश में। एंड बोथ द टाइम्स इट वाज एट नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर ये जो नागार्जुन श्री सलेम टाइगर रिजर्व है ना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों की दोनों बार जो है इसको यहीं पर स्पॉट किया गया था। वहीं इसके बारे में यदि हम कुछ बेसिक जानकारी देखें इस टाइगर रिजर्व के बारे में, टाइगर रिजर्व का क्या नाम रखा गया है, नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व। शॉर्टकट में इसको NSTR कहा जाता है। नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व माना जाता है इंडिया में। लगभग 5 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, नंदयाल, गुंटूर, प्रकाशम, इसके अलावा महबूबनगर और नालगोंडा, तो लगभग 5 जिलों में ये फैला हुआ है। स्टेट पड़ता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसको स्थापित किया गया था 1983 में, और नियरेस्ट सिटी मानी जाती है इसके नालगोंडा, श्रीसलेम, कुरनूल, हैदराबाद और गुंटूर। वे तो थी इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब इसमें बताया जा रहा है एक टीम जिसमें शामिल थे ऑर्निथोलॉजिस्ट हम किन को बोलते हैं, जो पक्षी वैज्ञानिक लोग रहते हैं उनको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने स्पॉटेड किया था इस बर्ड को 7 जनवरी को, व्हेन इट वेंचर्ड इनटू द तालकोना फॉरेस्ट एरिया। वेंचर्ड का मतलब होता है कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तब इन्होंने इसको स्पॉटेड किया था। इसके आगे बताया जाता है कि ये जो बोल्ड प्रीडेटरी बर्ड है, प्रीडेटरी मतलब शिकारी पक्षी है, और यदि इसकी हम लंबाई की बात करें तो 20 से 25 इंचेस लेंथ है, और वज़न की बात करें तो लगभग 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो होता है। और ये जो छोटी मोटी छिपकलियाँ रहती हैं और जो कुतर कुतर कर खाने वाले छोटे मोटे जो जीव हैं उनका ये शिकार करता है या फिर उनको भोजन के रूप में प्राप्त करता है। वहीं यदि हम लास्ट वीकेंड की बात कर लेना तो मॉटल्ड वुड आउल, इसको वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रिक्स ओसिलेटा कहते हैं। मॉटल्ड वुड आउल ये जो है चमाला फॉरेस्ट है, तिरुपति अन्नामलाई इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, यहाँ पर इसको देखा गया था। हालांकि दोनों के दोनों जो है लेबल्ड हैं एज
लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में, दोनों को जो है लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। द डेवलपमेंट एज्यूम सिग्निफिकेंस इन व्यू ऑफ देयर मेडन साइट इन द वर्डेंट शेषाचलम रेंज। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली सरकार से, और वहाँ जो उपराज्यपाल हैं दोनों के बीच में हमेशा से ही खटपट होते रहती है। अब जो कि आपको अच्छी तरह से पता है, जो राज्यपाल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है किसी भी स्टेट में। आप ये कह सकते हैं कि वो केंद्र सरकार का आदमी है। इसीलिए जब उस राज्य में दूसरी गवर्नमेंट रहती, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट, तो अक्सर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव होते ही रहता है। ये कोई आम बात नहीं है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, जैसा कि हम दिल्ली में देखते हैं। ठीक है, तो दो जगह का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर बात यहाँ से हमें पता चलती है कि जब भी अपोजिशन की पार्टी है, आप ये समझ लीजिए कि राज्यपाल वहाँ पर कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर लगाता है। अब जैसे कि हम बात कर लें दिल्ली की, तो दिल्ली में हम अच्छी तरह से जानते हैं चुनी हुई सरकार है और दूसरा है वहाँ का उपराज्यपाल। अब चूंकि चुनी हुई सरकार है, इसलिए चुनी हुई सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, जिसको हमने चुन करके भेजा है वो हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ सकता है, जिसे केंद्र सरकार ने भेजा है वो हमारी बातों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल को काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में हम देखते हैं बहुत सारी परिवर्तन केंद्र सरकार की द्वारा किए गए, बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया, ताकि दिल्ली की जो पूरी की पूरी पावर है ना वो उपराज्यपाल के पास में आ जाए। इसलिए हम कई सारी घटनाएं देखते हैं, जैसे कि हाल ही में पुराना जो उनका केस चल रहा था आम आदमी पार्टी के ऊपर, विज्ञापन वाला जो केस चल रहा था कि उन्होंने गलत विज्ञापन छपवाए और उसके लिए सरकारी फंड का यूज़ किया। ऐसे पुराने पुराने केस वो निकाल करके सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यही पता चलता है कि दोनों के बीच में टकराव अभी भी जारी है। तो दिल्ली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक डिसीजन पेंडिंग चल रहा है। किसको लेकर के? राज्यपाल की पावर को लेकर के और मुख्यमंत्री की पावर को लेकर के। केजरीवाल की पावर क्या रहेगी और उपराज्यपाल की पावर क्या रहेगी, इसको लेकर के अभी भी एक याचिका वहाँ पर चल रही है। तो बीजेपी की सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 लागू कर दिया गया है। ये जो अधिनियम है, पहले पुराना जो कानून चलता था 1991 का, इसकी धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करता है। इसके हिसाब से राजधानी क्षेत्र में सरकार का मतलब सीधे सीधे उपराज्यपाल से होता है। ये अधिनियम उन मामलों में भी उपराज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार देता है जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार मिल गया है। 3-4 ऐसे कानून थे जिन पर केंद्र सरकार के पास अधिकार था, मतलब उपराज्यपाल के पास, जैसे कि लैंड है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसे 2-3 चीज़ जो कानून है वो केंद्र सरकार के अंदर में थे। बाकी के जो कानून बनाने का अधिकार अब किसके पास रह गया था? दिल्ली की राज्य सरकार के पास में रह गया था। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसा कानून लेकर के आई थी कि सरकार ने वो वाली पावर भी मुख्यमंत्री से छीन लिया था। ये विधेयक ये कहता है कि जो मंत्री परिषद है या फिर दिल्ली का मंत्रिमंडल, ये यदि कोई निर्णय ले रहा है तो किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल को अपनी राय देने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब कि यदि कोई भी कदम मैं उठा रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरे को पहले उपराज्यपाल से मिलना पड़ेगा, उसकी अनुमति लेना पड़ेगा। ये विधानसभा या फिर उसकी समितियों को दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों को उठाने या फिर प्रशासनिक कार्यों निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए नियम बनाने से रोकता है। तो आप समझ लीजिए जो डेली के वाले जो काम हैं उसमें भी अब बात किसके ऊपर आ गई है? वहाँ के उपराज्यपाल के ऊपर आ गई है। जबकि डेली
डेली का जो काम है वो किसके अंडर में आना चाहिए थे, मुख्यमंत्री के अंडर में आने चाहिए थे। केंद्र सरकार का क्या कहना है, ये जो संशोधन है सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2018 के निर्णय के अनुरूप में है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की शक्तियों को क्लियर किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि सार्वजनिक जवाबदेही को तय करना है और रोज़मर्रा का जो कामकाज है उसमें जो क्लियरिटी नहीं थी उसको हमने क्लियर कर दिया है। इसमें बताया जा रहा है इससे जो दिल्ली की प्रशासनिक क्षमता है वो बढ़ेगी और कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो अंतर है, जो संबंध है वो क्लियर हो जाएगा। अब यदि हम न्यूज़ की बात कर लें तो न्यूज़ में बताया जाता है केंद्र सरकार कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना चाहती है उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री की, यदि हम तुलना करें तो। इसी के चलते चलते अब केंद्र सरकार ने नया क्या चीज़ ला दी है कि आप एक काम करिए, जो ज़्यादा जजों की बेंच है उसको ये केस ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब देखिए केस को जो ट्रांसफ़र है, केस को ट्रांसफ़र करना, कौन किसकी सुनवाई करेगा, ये सब सीजीआई के अंडर में आ जाता है। अब केंद्र सरकार चाह रही है कि ये जो सुनवाई के लिए जो पाँच लोग 3 लोग निर्धारित किए जाते हैं, अब हम चाहते हैं कि 7 लोगों की बेंच इसकी सुनवाई करे। ठीक है, तो लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं हुआ है जो सरकार ने ऐसी बात कही है। तो उनका कहना है यदि आपको बड़ी बेंच के पास भेजना था तो ये बात आपको शुरू में ही करनी थी, आप बाद में क्यों कह रहे हैं। वी मे नॉट बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री फॉर हैविंग हैंडेड ओवर द नेशनल कैपिटल टू कंप्लीट एनार्की, ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था। उनका कहना है कि हम जो है आने वाले फ्यूचर के लिए यहाँ पर अराजकता की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते, ऐसा कहना है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का। सरकार की तरफ से ये वकील के रूप में प्रस्तुत होते हैं, आप इनको सरकार का वकील कह सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो आज के टाइम में देखा जाए ना तो हर किसी के लिए ये ट्रेंड बन गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते थकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है पार्टिकुलरली जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम जिसके अंतर्गत 4 जज रहते हैं। 4 जो जज रहेंगे वो काफ़ी सीनियर रहते हैं। इसके साथ में मुख्य न्यायाधीश भी इसमें बैठते हैं। सीजीआई मतलब कि 5 जजों का एक ग्रुप होता है जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ही निर्धारित करता है कि आने वाला सीजीआई कौन बनेगा। इसके साथ साथ में यदि जज का ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह तो कॉलेजियम सिस्टम निर्धारित करेगा। इसके अलावा यदि कोई वकील है जो कि जज बनने वाला है तो ये नाम लिख करके भेजते हैं, या फिर मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अन्य जजों की नियुक्ति करना है तो भी ये रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है, सरकार के पास। और सरकार इसके लिए बाध्य है कि उन्होंने जैसा कहा है, जिनके भी नाम दिए हैं उनके नाम उनको ही जज फिर उनको बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है दिक्कत डिले को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम पीरियड को उल्लेख नहीं किया गया है कि 10 दिन के भीतर मुझे लिस्ट वापस भेज देना है, या फिर कोई टाइम पीरियड ही नहीं है कि मैं कब इसको भेजूं। ऐसे में क्या होता है ना, जो जजों की नियुक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। पता चला कि उस टाइम पीरियड के दौरान सीजीआई ही रिटायर हो गए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जज ही जज को नियुक्त करते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। और ये तो खैर बहाना है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हमेशा से यही चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपना आदमी बैठना चाहिए। अपना यदि आदमी उसमें बैठ गया कॉलेजियम सिस्टम में तो हम अपने हिसाब से फिर जजों को बिठाल सकते हैं, और जब अपना जज बैठेगा तो वो जजमेंट भी अपने हिसाब से देने वाला है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार अब क्या चाह रही है, ठीक है, केंद्र सरकार चाह रही है कि हम एक सर्च एंड इवोल्यूशन कमेटी बनाएंगे जिसमें गवर्नमेंट के आदमी बैठेंगे। ये लोग सजेस्ट करेंगे कॉलेजियम सिस्टम को, ठीक है,
इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट्स। ये लोग ही सजेशन देंगे किसको, कॉलेजियम सिस्टम को। इन्होंने ये कहा था कि हम अपना एक आदमी भेजेंगे, आप अपने ही अपने आदमी मिलकर के जज बना दे रहे हो, हम अपना आदमी भेजेंगे, वो भी बताएगा किसको बनाना है। ये बात करी गई थी किरण रिजिजू के द्वारा। ही इज़ आल्सो अंडरस्टूड टू हैव आस्क्ड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एंड ए स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द हाई कोर्ट कॉलेजियम। ठीक है, तो ना केवल सुप्रीम कोर्ट में आदमी बैठाएंगे, इसके साथ साथ में हम जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी अपना आदमी बैठाएंगे, ऐसा कहा गया था रिजिजू के द्वारा। ये जो पत्र था ऐसे टाइम में आया है, लिस्टेड सीरीज ऑफ ऑफिशियल फुलमिनेशन। फुलमिनेशन मतलब होता है घोषणाएं अगेंस्ट द जुडिशरी, जबकि जो जुडिशरी के ऊपर अटैक है, आलोचना है, वो काफ़ी तेज हो गई। पार्टिकुलर लॉ मिनिस्टर हमारे, इसके अलावा जगदीप धनखड़ हैं, ये दो लोग तो कंटिन्यू एकदम लगे हुए ही हैं कॉलेजियम सिस्टम के पीछे। देयर इज़ ए लिटिल डाउट दैट गवर्नमेंट्स एंगर इज टुवार्ड द 2015 जजमेंट। सरकार का मेन गुस्सा किसके ऊपर है, सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर के आया था। ठीक है, और ये जो कमीशन है कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने वाला था। कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेता मतलब कॉलेजियम सिस्टम फिर ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब सरकार अपनी मनमानी करने लगी थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया था। 2015 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था और ये कहा था आप संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहता है कि जुडिशरी स्वतंत्र होकर के काम करेगी, किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करेगी। तो फिर ये एनजेएसी आप लेकर के क्यों आए हैं, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, सरकार के द्वारा तो इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अभी झुक जाएगी या फिर अपने 2015 का जो वर्डिक्ट है उसको बरकरार रखेगी। अब देखिए एनजेएसी को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एनजेएसी का मुद्दा तो अब दब गया है। अब नया मुद्दा वो लेकर के आ रहे हैं, जो उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में भी आदमी भेजेंगे और हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में भी अपना आदमी भेजने वाले हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वाली बात हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब देखिए कुछ कुछ जो इशू उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनका जो आंसर है काफ़ी सिंपल है एंड हैज़ बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट बाय द कोर्ट एज वेल एज द पॉलिटिकल अपोजिशन। और इसका आंसर पॉलिटिकल अपोजिशन वाला ज़रूर दे रहा है, कोर्ट भी इसका आंसर दे रहा है। लेकिन देखिए इसको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट मैनर के द्वारा, इंडिपेंडेंट प्रोसेस के द्वारा कुछ कुछ फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट बना करके न्यूट्रल मैकेनिज्म के माध्यम से ये सारी चीज़ें संपन्न करा सकते हैं। लेकिन यदि आप सीधे सीधे अटैक करने लग जाते हो जुडिशरी के ऊपर तो बिल्कुल गलत है। देखिए कुछ इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है ना, ये अमेंड कर सकते हैं ये लोग संविधान को, और संविधान का जो मतलब है ना, मतलब ही फिर बिगड़ जाने वाला है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बहुत सारे कदम कुछ उठाए गए हैं जिससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार इग्नोर कर रही है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सिफारिश करी थी कि इन इन लोगों को जज बनाना है, उसमें आप जानबूझकर देरी कर रहे हो। एक बार सरकार ने मेरे पास वापस भेज दी, मैं फिर से वही नाम सजेस्ट करके भेज दिया। उनके नामों में भी अनदेखी करना, कई बार विचार करने के बाद भी दोहराए गए नामों की अनदेखी करी जाती गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ में ऐसे कई सारी एग्जाम्पल हैं जिससे लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, अब उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गई है गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि सरकार हमेशा से ही अपना पलड़ा भारी रखना चाहती है। यही बात जो है जगदीप धनखड़ ने भी कहा था कि सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा हो, किसी का पैर इस एरिया में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये जो
एग्जीक्यूटिव है, ये सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। मतलब कि जो सरकार है वो सबसे बड़ी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर उन्होंने यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया था। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं जलीकट्टू से रिलेटेड, ठीक है। जलीकट्टू लगभग 2000 साल पुराना एक प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है जिन्हें वे प्रजनन के लिए पालते हैं। ये एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बैल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यदि प्रतियोगी बैल को वश करने में असफल हो जाता है तो उस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कार मिलता है, ठीक है। खेल से संबंधित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये जो जलीकट्टू बेल्ट के नाम से विख्यात तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टई, डिंडुगिल जिलों में ये काफ़ी लोकप्रिय है। कार्यक्रम के टाइम की यदि हम बात करें, ये फसल कटने के समय तमिलनाडु में त्यौहार मनाया जाता है पोंगल। इसी दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तमिल संस्कृति में यदि हम जलीकट्टू का महत्व की समझने की कोशिश करें तो किसान लोग बढ़िया बढ़िया सांडों का पालन पोषण करते हैं। जलीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक खेल माना जाता है। वर्तमान समय में जब पशु प्रजनन अक्सर एक कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से होने लगा है, ऐसे में संरक्षणवादियों और किसानों का कहना है कि जलीकट्टू इन नर पशुओं की रक्षा करने का एक तरीका है। नहीं तो जुताई में इनकी उपयोगिता घटने के साथ इनका उपयोग केवल मांस के लिए ही किया जाता। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आजकल बैलों का उपयोग बिल्कुल जीरो हो गया है, तो बैलों का यूज़ क्या किया जाएगा, खाली मीट के लिए हो जाएगा। मतलब यदि जानवरों को बचाना है तो जलीकट्टू का इस्तेमाल करना, जलीकट्टू खेला जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जलीकट्टू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय देसी मवेशी नस्लों में कंगायम, पुलिकुलम, इसके अलावा उमबलाचेरी, बारगुर, मलाई मड्डू, ये प्रमुख नस्लें हैं सांडों की। लोकल लेवल पर यदि हम देखें तो इन उन्नत नस्लों के मवेशियों को पालना सम्मान की बात मानी जाती है। कानूनी हस्तक्षेप की यदि हम बात कर लें तो 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैलों को उन जानवरों की सूची में शामिल कर दिया गया जिनका प्रशिक्षण और प्रदर्शनी प्रतिबंधित है। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट में 2011 की अधिसूचना का हवाला दिया गया, एक याचिका दायर की गई जिस पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जलीकट्टू पर बैन लगा दिया था। लेकिन फिर जनवरी 2017 इसको क्या है, फिर से रिज्यूम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन जरूर लगाया गया था, लेकिन इसको फिर से रिवोक कर दिया गया, इसलिए हटा लिया गया था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा विरोध करने लग गए थे। ठीक है, लोग चाहते हैं कि ये जो खेल है होना चाहिए। तो ऐसे ही जो है अन्य राज्यों में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ गेम ऐसे हैं, जैसे कि कर्नाटक द्वारा भी कम्बाला नामक एक ऐसे ही खेल को बचाने के लिए कानून पारित किया गया है। जैसे कि ये जलीकट्टू को कंटिन्यू रखने के लिए पारित किया गया। तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर जहां बैल को कंट्रोल करने या फिर उनकी दौड़ का आयोजन भी अभी भी जारी है। सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के बैन के बाद ऐसे खेल आंध्रा में, पंजाब, महाराष्ट्र सहित कई सारे राज्यों में अभी हम देखेंगे तो प्रतिबंधित माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और एडिटोरियल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो जलीकट्टू का जो खेल है ना, आप उसको ऐसे जो है इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते रिस्क टेकिंग के द्वारा बाय पार्टिसिपेंट स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, कि खाली इसमें जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और जो दर्शक हैं वो लोग चाहते हैं इसको बढ़ावा दें। इसी के चलते चलते ही जलीकट्टू को जारी नहीं किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि तमिलनाडु में 5 लोगों की डेथ हो गई है। एज मैनी इवेंट्स ऑफ जलीकट्टू एंड मंजू विरुथु, जलीकट्टू और मंजी विरुथु
कहाँ कहाँ पर आयोजित किया गया था? मदुरई, तिरुचि, शिवगंगा, पुदुकोट्टई और करूर डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ साथ में कम से भी कम 12 लोगों को इंजरी हुई है इस हफ्ते। ये सारी बातें अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण है, और यहाँ पर कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि जब से जनवरी 2017 से इस कानून को फिर से चालू किया गया है, आफ्टर ए 3 ईयर बैन, 3 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया था, एंड ए मैसिव एजिटेशन, पार्टिसिपेंट एंड स्पेक्टेटर अलाइक हैव बीन इट्स विक्टिम। तो आप ये देखते हैं, देखिए अब तक जानवर की दुर्दशा की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, मानव हताहत, शून्य मानव हताहत की यदि हम बात कर लें, इसमें तो खैर जानवर लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम जाती होगी, उनको भी कुछ ना कुछ नुकसान होता होगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसमें कोई घायल ना हो, तो ये बात संभव नहीं है। तो देखिए, जलीकट्टू की घटनाओं को नवंबर के अंत में संविधान पीठ द्वारा किए गए अवलोकन पर ध्यान देना चाहिए, जिसने संशोधन पर दलील दिया है कि देखिए, जलीकट्टू का खेल क्रूर नहीं हो सकता, लेकिन जिस रूप में इसे राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है ना, वो तरीका तो काफ़ी क्रूर माना जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो 2008 से 14 के बीच में 43 डेथ हुई है और हज़ारों लोग घायल हो गए हैं। अब तक जानवर की दुर्दशा की तो बात छोड़ो, हम यदि ये कहें कि कोई लोग की डेथ ही ना हो, तो ये एकदम इम्पॉसिबल बात हो गई है। और हाल ही में यदि हम देख लें, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था 2017 के पशुओं की प्रति क्रूरता की रोकथाम तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, इसकी वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने जेब में रख लिया, अभी उसको सुनाया नहीं है, मतलब कि अभी पेंडिंग में डाल दिया है इसको। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है वो रेगुलेशन और सेफ्टी को लेकर के, इनको हमें सबसे ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है। इट इज़ कंफर्टिंग मतलब राहत की बात है कि जो अथॉरिटी है उन्होंने रूल को टाइट कर दिया है। मदुरई डिस्ट्रिक्ट की बात करें, विच हैज़ 21 वेन्यूज़, जहाँ पर 21 वेन्यूज़ हैं, 21 स्थान निर्धारित करे गए थे। एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम अलाउड बुल ओनर्स टू चूज ओनली 1 आउट ऑफ 3 हाई प्रोफाइल वेन्यूज़। 3 हाई प्रोफाइल वेन्यूज़ है, जैसे अवनीपुरम, पलामेडू, अनंगलुरु, ठीक है, अनंगलूर। इन 3 में से आपको केवल एक ही जगह को चुनना था, आप हर जगह जाकर के अपना बैल को ले जा कर के खेल नहीं सकते। वहीं हम बात कर लें तिरुचि, नो मोर देन 700 बुल्स कैन बी रिलीज्ड एट ईच इवेंट। प्रत्येक इवेंट में 700 से ज़्यादा बुल्स को आप रिलीज़ नहीं कर सकते हैं गेम के लिए। ऑफ कोर्स एलोबरेटेड का मतलब होता है विस्तृत। ये जो एलोबरेटेड गाइडलाइंस है ना, इशू की गई थी बाय द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरिंग एंड फिशरमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा लेट दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो विस्तृत गाइडलाइंस है वो इशू किए जाते हैं स्टेट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशिंग एंड फिशरमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा लेट दिसंबर में। ऑन द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच स्टेक होल्डर, प्रत्येक स्टेक होल्डर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो यदि हम बात कर लें, ये जो फेयरली एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव मतलब होता है व्यापक, ये जो रूल है ना, शुड आल्सो हैव स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविज़न, यहाँ पर आपको पेनाल्टी वाला प्रोविज़न भी रखना पड़ेगा। द ऑथोरिटीज शुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डेथ, अथॉरिटी को क्या काम करना है, डेथ को कैसे करके हम रोक सकते हैं। एट लीस्ट जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको तो हम रोक सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, तो कम से कम
जो खेल में भाग ले रहा है उसको आप नहीं बचा पा रहे, तो कम से कम जो दर्शक है उसको तो हम बचा सकें, ऐसा हमको करना चाहिए। तो आपको जो है बैरिकेड लगी है, बैरिकेड के पीछे ही खड़े होना है यदि आप दर्शक हैं, तो इससे आपकी जान बच सकती है। इसके साथ साथ में ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा कुछ ऐसी प्रैक्टिस, जैसे कि फैंसी प्राइस जो रखे जाते हैं उनको, सच एस कार, मोटरसाइकिल, इनको रोकना पड़ेगा आपको कि आप इस प्रकार के प्राइस मत रखो। आफ्टर ऑल जल्लीकट्टू वाज ओरिजिनली मीन टू शोकास स्ट्रेंथ एंड वैल्यूर। क्या बताता है ये गेम? वीरता को बताता है, मजबूती को बताता है। एंड द रिवार्ड शुड नॉट बी सीन एज इंसेंटिव टू ओवरलुक द रिस्क